हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की सीरीज़, जिसमें हमारा चैप्टर 4 एक्वाटिक इकोसिस्टम चल रहा है। इसमें हम एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेक इकोलॉजी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यूट्रोफिकेशन के बारे में। यूट्रोफिकेशन क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूट्रिफिकेशन होती क्या है। ये जो यूट्रिफिकेशन है, ये वर्ड कहाँ से आया है? ये एक ग्रीक वर्ड है, यूट्रोफिया। ग्रीक वर्ड है यूट्रोफिया, जिसका मतलब क्या होता है? यूट्रोफिया का मतलब होता है एडिक्वेट एंड हेल्दी न्यूट्रिशन। राइट, यूट्रोफिया का मतलब है एडिक्वेट एंड हेल्दी न्यूट्रिशन। तो यही से वर्ड आया है यूट्रोफिया। राइट, अब ये जो यूट्रिफिकेशन है, इसका मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग बायोमास जनरेशन इन ए वाटर बॉडी कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो अब देखो, वर्ड से पता चल रहा है कि हेल्दी न्यूट्रिशन की बात हो रही है। तो यूट्रिफिकेशन क्या होती है? ये एक प्रोसेस है जिसमें वाटर बॉडी के अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कॉन्सेंट्रेशन एकदम से बढ़ जाती है। अब प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो उससे बायोमास भी बढ़ेगा, उसके अंदर जो प्लांट स्पीसीज है, एनिमल स्पीसीज है, वो भी बढ़ेगी। तो यूट्रिफिकेशन का प्रोसेस क्या कहता है कि वाटर में प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। तो ये जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। तो यूट्रिफिकेशन में होता क्या है? सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स लोड अप होते हैं। इसमें क्या है? जितने भी एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि घरों से जितना भी वेस्ट होता है, वेस्ट सीवेज जो जाता है, वो कहाँ जाता है? किसी पॉन्ड में, लेक में जाता है। अनट्रीटेड सीवेज जो होता है, तो वो क्या है? उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो उनके थ्रू लेक या पॉन्ड में वो न्यूट्रिएंट्स एंटर करते हैं, या फिर सरफेस रन ऑफ के थ्रू। जैसे एग्रीकल्चरल में हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, तो वो फर्टिलाइजर्स रेन वाटर के थ्रू, सरफेस रन ऑफ के थ्रू कहाँ जाते हैं? किसी पॉन्ड या लेक में एंटर कर जाते हैं। अब जब ये न्यूट्रिएंट रिच वाटर जब किसी लेक या पॉन्ड में एंटर करता है, तो उससे क्या है? उससे होते हैं प्लांट्स फ्लोरिश होते हैं। जो प्लांट्स है, प्लांट्स की ग्रोथ होती है उसके अंदर। अब जो पॉन्ड है, पॉन्ड में प्लांट्स की अब एक्सेसिव ग्रोथ होएगी तो वो भी अच्छी तो नहीं होती ना। तो वहां पे अब देखो, न्यूट्रिएंट्स गए, न्यूट्रिएंट्स जैसे ही किसी लेक या पॉन्ड में एंटर करे, तो उससे क्या है? वहां पे प्लांट्स की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। प्लांट्स की ग्रोथ होएगी, एल्गाई की ग्रोथ होएगी, डकवीड्स की, और बहुत सारे प्लांट जो है उसमें ग्रो करने शुरू कर जाएंगे। अब प्लांट्स की ग्रोथ होएगी धीरे धीरे। अब एल्गाई की बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एल्गल ब्लूम्स। अब एल्गल ब्लूम्स आपने देखा होगा कई बार, क्या होता है किसी पॉन्ड में या लेक में, क्या होता है उसके ऊपर ना ये ग्रीन रंग की काई सी होती है, ऊपर ग्रीन रंग के प्लांट से होते हैं, पानी के ऊपर ही होते हैं, और पूरा का पूरा उसका सरफेस जो होता है लेक का या पॉन्ड का, जो भी वाटर बॉडी है, वो कवर किया होता है वो एल्गाई ने। तो इसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम्स। जब एल्गल ब्लूम्स एक हद से ज्यादा हो जाते हैं, तो जो सनलाइट है वो पानी के अंदर पिनिट्रेट नहीं कर पाती। सनलाइट पानी के अंदर डीप इनसाइड द वाटर वो जा नहीं पाती। जो सनलाइट होती है, सनलाइट पानी के अंदर नहीं जाएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होएगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होएगी तो धीरे धीरे जो ऑक्सीजन है पानी के अंदर, वो ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो जाती है। अब जब ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो जाती है, तो उससे क्या है? जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, बॉटम में जो भी एक्वाटिक प्लांट्स है, वो धीरे धीरे क्या है? मरने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अब देखो, प्रॉपर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा, ऑक्सीजन भी कम है, तो उससे क्या है? ये जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, ये मरने शुरू हो जाएंगे। एक्वाटिक प्लांट्स जब मरेंगे तो इनकी क्या होगी? डिकम्पोजिशन होगी। अब जब बैक्टीरिया इन प्लांट्स की डिकम्पोजिशन करेंगे, तो उसमें भी तो ऑक्सीजन यूज अप होगी ना, तो वो भी ऑक्सीजन कुछ यूज कर लेंगे। तो पीछे जो ऑक्सीजन बचती है बहुत ही कम रह जाती है। और ये जो पानी में पीछे ऑक्सीजन बचती है, इसकी डिकम्पोजिशन के बाद, इन प्लांट्स की डिकम्पोजिशन के बाद, तो वो सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होती फिशेस वगैरह के लिए। तो इसलिए धीरे धीरे जो फिशेस वगैरह होती है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस पानी के अंदर, वो भी मरने शुरू हो जाते हैं। तो यूट्रिफिकेशन से अल्टीमेटली होता क्या है? प्लांट लाइफ, जो एक्वाटिक स्पीसीज होती है, वहां की एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है या एक्वाटिक प्लांट्स है, वो धीरे धीरे मरने शुरू हो जाते हैं एक्सेसिव यूट्रिफिकेशन से। राइट, अब यूट्रिफिकेशन के टाइप्स की बात करते हैं। यूट्रिफिकेशन कितने टाइप्स की होती है? यूट्रिफिकेशन दो टाइप्स की होती है। एक होती है नेचुरल यूट्रिफिकेशन, दूसरी होती है मैन मेड यूट्रिफिकेशन। नेचुरल में क्या होता है?
अब देखो जो हमारी सॉइल है ना, सॉइल में नेचुरली भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के अंदर। तो नेचुरल यूट्रिफिकेशन में क्या है, जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के अंदर, जब वो धीरे धीरे किसी पॉन्ड में या लेक में एंटर करते हैं तो उसको बोलते हैं नेचुरल यूट्रिफिकेशन। तो ये जो नेचुरल यूट्रिफिकेशन है इसको होने में बहुत साल लग जाते हैं, सेंचुरीज लग जाते हैं, 200 400 500 साल, कई सेंचुरीज लग जाती है नेचुरल यूट्रिफिकेशन में, नेचुरल यूट्रिफिकेशन के प्रोसेस को होने में। बट और दूसरी साइड आता है मैन मेड। मैन मेड यूट्रिफिकेशन में क्या होता है, मैन मेड यूट्रिफिकेशन में आता है जैसे हम एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, या जो हमारे घरों का अनट्रीटेड सीवेज है, या किसी इंडस्ट्री से जो भी पानी एक्स्ट्रा वेस्ट निकल रहा है, तो वो वेस्ट जब हम बाहर ऐसे फेंक देते हैं अनट्रीटेड सीवेज, और वो जब किसी लेक या पॉन्ड में किसी भी वाटर बॉडी में एंटर करता है तो वो होती है मैन मेड यूट्रिफिकेशन। और ये जो मैन मेड यूट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है ये बहुत ही फास्ट होता है, ये डिकेड्स में हो जाता है, 20-30 सालों के बीच में ही कोई पॉन्ड या लेक है वो पूरा एल्गल ब्लूम से भर जाती है। तो मैन मेड यूट्रिफिकेशन जो होता है ये बहुत फास्ट होता है, नेचुरल वाला धीरे धीरे होता है, स्लोली स्लोली होता है, राइट। अब यूट्रिफिकेशन के सोर्सेस की बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ से होता है। एक तो इसके होते हैं पॉइंट सोर्स, एक होते हैं नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स में कौन से आ जाते हैं, पॉइंट सोर्स में हमें पता है कि पर्टिकुलर इसी एरिया से जो पोल्यूशन है, जो भी अनट्रीटेड सीवेज है वो लेक में एंटर कर रहा है, जिससे जो लेक का पानी है वो खराब हो रहा है, यूट्रिफिकेशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आसपास यहाँ पे कोई लेक है या पॉन्ड है, इसके आसपास यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगी है या कोई अर्बन सेटलमेंट है, तो हमें पता है कि पर्टिकुलरली इस लेक के अंदर जो भी अनट्रीटेड सीवेज आ रहा है वो इस इंडस्ट्री से ही आ रहा है, यहाँ पर्टिकुलरली इस अर्बन सेंटर से ही आ रहा है और कहीं से नहीं आ रहा। तो वो क्या है, ये एक पॉइंट सोर्स है। हमें पता है कि पर्टिकुलरली कहाँ से वो अनट्रीटेड सीवेज जो है वो लेक में एंटर कर रहा है, कहाँ से न्यूट्रिएंट्स, हमें एक पॉइंट का पता है कि कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेक में एंटर कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री से या कोई आसपास अर्बन सेंटर है तो वहां से हमें पता है कि सिर्फ वही इंडस्ट्री से ही ये न्यूट्रिएंट्स इस लेक में एंटर कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, इसका पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई पॉन्ड है, इस पॉन्ड के आसपास बहुत सारी चीजें हैं, इंडस्ट्रीज लगी हुई है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई है, एग्रीकल्चरल लैंड भी है आसपास इसके, अर्बन सेंटर्स भी है और बहुत सारे गाँव भी है, विलेजेस है, रोड्स भी है, यहाँ से बहुत सारी रोड्स निकल रही है, रेलवे स्टेशन है, बहुत कुछ है इसके आसपास। तो इन सब से हमें पता ही नहीं कहां से ये जो न्यूट्रिएंट्स है इसमें एंटर कर रहे हैं। हो सकता है एग्रीकल्चर से आ रहे हो सकता है किसी इंडस्ट्री से एंटर कर रहे हो सकता है किसी अर्बन सेंटर से अनट्रीटेड सीवेज यहाँ से आ रहा है जिससे न्यूट्रिएंट्स एंटर कर रहे हैं। तो नॉन पॉइंट सोर्सेज में बहुत सारे सोर्सेज आ जाते हैं, तो उसमें हमें पता ही नहीं होता कि पर्टिकुलरली कहाँ से न्यूट्रिएंट्स इस पॉन्ड में या लेक में एंटर कर रहे हैं, तो वो होता है नॉन पॉइंट सोर्स। ये जो पॉइंट सोर्स है इसको रेगुलेट करना ईजी होता है, राइट, इसको रेगुलेट करना इजी होता है। बट ये जो नॉन पॉइंट सोर्स है इसको रेगुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है पोल्यूशन आ कहाँ से रहा है, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एंटर कर रहे हैं। पॉइंट सोर्स में हमें पता है कि पर्टिकुलरली एक इसी इंडस्ट्री से जो न्यूट्रिएंट्स है वो इस पॉन्ड में एंटर कर रहे हैं, इसीलिए पॉइंट सोर्सेज को रेगुलेट करना ईजी है, नॉन पॉइंट सोर्सेज को रेगुलेट करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लो चार्ट। यूट्रिफिकेशन का फ्लो चार्ट दे रखा है। अब यूट्रिफिकेशन में क्या होता है, दो तरह की है, एक नेचुरल है, एक मैन मेड है। चाहे नेचुरली या मैन मेड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करते हैं, लेक में या किसी पॉन्ड में एंटर करते हैं। जब न्यूट्रिएंट्स एंटर करते हैं तो पानी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से हम न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं, बेसिकली हम एनपी के न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फेट, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में ये 3 न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत ज्यादा यूज होते हैं हमारे यहाँ पे। तो एग्रीकल्चर से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम ऐड होएगा, ठीक है, वो पॉन्ड में या लेक में एंटर करेगा। अब पॉन्ड में जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव नाइट्रोजन, पोटाशियम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, उसमें प्लांट्स की ग्रोथ होएगी, एल्गाई की ग्रोथ होएगी। एक्वाटिक प्लांट्स की ग्रोथ तो वैसे ही हो रही है, बट जब एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स उसमें चले जाते हैं तो उससे क्या है, एल्गाई की ग्रोथ होती है। जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स की ग्रोथ होती है। तो जब एल्गाई की ग्रोथ एक हद से बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम्स बोलते हैं। तो जब एल्गल ब्लूम होएगा तो लेक, जो कोई भी लेक है या पॉन्ड है, जब ऊपर इसके सारे काई काई जम जाएगी, एल्गाई हो जाएगी, तो उससे क्या है, जो सनलाइट है वो अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, अंदर जा नहीं पाएगी। तो उससे क्या है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो इसके अंदर है वो कम हो जाती है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होएगी तो एक्वाटिक
लाइफ अफेक्टेड होगी, एक्वेटिक लाइफ कम होनी शुरू हो जाएगी, प्लांट्स जो है एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो मरने शुरू हो जाएंगे, एक्वेटिक एनिमल्स जो है फिशेस वगैरह जो होती है वो मरनी शुरू हो जाएगी। तो धीरे धीरे इनकी डिकम्पोजिशन होएगी, डिकम्पोजिशन में भी ऑक्सीजन जो है वो यूज अप होएगी। तो उससे क्या है, ओवरऑल जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाती है, वहां की जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है यूट्रिफिकेशन से, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यूट्रिफिकेशन के इफेक्ट्स की। इफेक्ट्स में सबसे पहले आता है चेंज इन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम कैसे चेंज होता है, अब देखो यहाँ पे कोई लेक है या कोई पॉन्ड है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, बहुत सारी इसके अंदर फिशेस है जो रह रही है। अब इसमें अचानक से कोई अनवांटेड न्यूट्रिएंट्स जो जब इसमें एंटर करेंगे तो अनवांटेड प्लांट्स आएंगे, एल्गाई वगैरह ऊपर जम जाएगी, काई जो भी है एल्गाई, एल्गल ब्लूम होएगा तो ऑक्सीजन अंदर पहुंच नहीं पाएगी, तो उससे क्या है एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स मर जाएंगे। अब ये जो एक्वेटिक प्लांट्स इसके अंदर मर रहे हैं तो इनकी डिकम्पोजिशन होएगी, डिकम्पोजिशन के बाद ये बॉटम पे यहाँ पे एक लेयर बना देंगे, राइट। तो धीरे धीरे अब और बहुत सारे जितने भी एल्गाई है ये भी एक टाइम पे जाकर खत्म होएगी, ठीक है, और नई और एल्गाई जो है वो और ग्रो करेगी, इसमें पुरानी एल्गाई जो है वो मर जाएगी, इसकी भी तो एक लाइफ होती है ना। तो उससे क्या है, धीरे धीरे इसके बॉटम पे इसकी डिकम्पोजिशन होकर ये इकट्ठे होते जाएंगे और धीरे धीरे ये जो लेक है या पॉन्ड है ये पूरा का पूरा इस न्यूट्रिएंट से, ये जो भी होता है डिकम्पोजिशन से, इनकी डिकम्पोजिशन से पूरी की पूरी लेक जो है ये फिलअप हो जाएगी, ऊपर तक फिलअप हो जाएगी। तो इससे क्या है, ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है ना ये एक मार्शी एरिया बन जाएगा, धीरे धीरे ये मार्शी एरिया हो जाएगा। तो यहाँ की जो वेजिटेशन है वो भी चेंज हो जाएगी, पहले क्या थी एक्वेटिक वेजिटेशन थी और बाद में क्या है एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन भी चेंज हो जाएगी, एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल हो जाएगी वेजिटेशन भी, क्योंकि जो पॉन्ड है अब पॉन्ड इकोसिस्टम तो रहा ही नहीं, एक्वेटिक इकोसिस्टम ही नहीं रहा, तो एक्वेटिक वेजिटेशन खत्म हो गई, एक्वेटिक वेजिटेशन खत्म होएगी तो ये धीरे धीरे मार्शी एरिया बन गया, मार्शी एरिया बन जाएगा तो यहाँ की वेजिटेशन भी टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन में चेंज हो जाएगी। सेकंड, डिक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी। अब वही पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। अब देखो एल्गल ब्लूम होएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन डिप्लीट होएगी पानी के अंदर की, तो उसके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है, एक्वेटिक प्लांट्स है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है वो मरने शुरू हो जाएंगे, तो धीरे धीरे जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। न्यू स्पीसीज इन्वेजन। अब जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ऑलरेडी है वो तो मर जाएंगे, तो उसकी जगह पे फिर वहां पे नई स्पीसीज आकर इन्वेट कर जाएगी, नई स्पीसीज वहां पे आनी शुरू हो जाएगी, राइट। लास्ट पॉइंट है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी में क्या है, अब ये जो एल्गल ब्लूम होते हैं ना, एल्गल ब्लूम्स जो हमने बात करी है एल्गल ब्लूम्स की, तो एल्गल ब्लूम्स की जब डेथ होती है, जब ये मर जाते हैं, ठीक है, इनके मरने के बाद या फिर इन एल्गल ब्लूम्स को जब फिशेस खाती है, राइट, जो पानी के अंदर फिशेस है, जब वो एल्गल ब्लूम्स को खाती है तो इससे क्या रिलीज होता है, इनके मरने के बाद या इनको जब फिशेस खाती है उनकी बॉडी में क्या रिलीज होता है, न्यूरो एंड हेपाटोटॉक्सिन्स। अब ये जो न्यूरो एंड हेपाटोटॉक्सिन्स है ये इन एक्वेटिक एनिमल्स को मार देते हैं। अब ये एक्वेटिक एनिमल्स मर जाएंगे अगर इन फिशेस को ह्यूमंस खाएंगे, राइट। अब कई बार क्या होता है, ये जो फिशेस होती है इनको ह्यूमन खा जाते हैं। अब जब ये इंसान इस मरी हुई फिश को खाएगा, जिस फिश ने एल्गल ब्लूम्स को खाया हुआ है, तो ये जो टॉक्सिसिटी है ये कहाँ एंटर करेगी, ह्यूमंस में एंटर कर जाएगी, ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगी। तो अल्टीमेटली फिशेस के साथ साथ इसका जो नुकसान होता है वो ह्यूमन को भी होता है। एल्गल ब्लूम डाई होने के बाद भी टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, तो उसके आसपास का जो इकोसिस्टम है वो भी इससे इफेक्ट होता है, पोल्यूट होता है। अब और क्या होता है इससे, यूट्रिफिकेशन से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है पानी का, बहुत सारी फिशेस जो है उसके अंदर मर जाती है, कोरल रीफ जो होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं पानी के अंदर। वाटर ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज हो जाती है, वाटर ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज होगी तो टर्बिडिटी बढ़ेगी, टर्बिडिटी जो पानी वो हो जाता है धुंधला सा, क्लाउडी सा जो पानी हो जाता है, तो वैसा हो जाएगा। अब वाटर टर्बिडिटी बढ़ जाएगी तो डायरेक्शंस पता करने में प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो कई बार क्या होता है, फिशेस की जो एक स्पीसीज होती है किसी पॉन्ड में या लेक में, कोई फिशेस की पर्टिकुलर स्पीसीज होती है, तो वो जो पर्टिकुलर स्पीसी है वो भी खत्म होनी शुरू हो जाती है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो कम होनी शुरू हो जाती है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं मिटिगेशन मेजर्स की। अब इसको रोका कैसे जा सकता है, यूट्रिफिकेशन को राइपेरियन बफर बना के इसको रोक सकते हैं हम, राइट।
राइपेरियन बफर। राइपेरियन बफर क्या होता है? सपोज यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, लेक है या पॉन्ड है या कोई भी वाटर बॉडी है, राइट। अब इस वाटर बॉडी के आस यहाँ पे कोई अर्बन सेटलमेंट होएगी या कोई इंडस्ट्री होएगी या यहाँ से कोई रोड निकल रही है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वाटर बॉडी है और ये जो अर्बन सेटलमेंट है, रोड है या कोई इंडस्ट्री है, इसके बीच में हम क्या करेंगे, बहुत सारे प्लांट्स लगा देंगे, बहुत सारी वेजिटेशन यहाँ पे लगा देंगे वाटर बॉडी और लेक के बीच में। लेक के आसपास हम बहुत सारे प्लांट्स लगा देंगे। अब ये जो प्लांट्स है, ये प्लांट्स काम करेंगे एज ए बफर जोन का। अब इससे क्या होगा, जो भी पोल्यूशन होएगा, ये रोड से पोल्यूशन आ रहा है, अर्बन सेंटर से या इंडस्ट्री से, इस पोल्यूशन को ये अब्सॉर्ब कर लेंगे। ये जो प्लांट्स है यहाँ पे बफर जोन बनी हुई है, ये इस पोल्यूशन को अब्सॉर्ब कर लेंगे, जिससे ये लेक और पॉन्ड जो है ये पोल्यूट नहीं होएगी। दूसरा क्या है, हम ये जो इंडस्ट्री से जो भी हम वेस्ट निकाल रहे हैं या अर्बन सेंटर से वेस्ट आ रहा है, इसको हम ऑलरेडी ट्रीट करके यहाँ पे फेंके। ऐसे नहीं है कि इंडस्ट्री से जो वेस्ट है उसको हम ऐसे ही निकाले जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज में प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट्स बने होने चाहिए। जहाँ पे कोई अर्बन सेंटर है, उस अर्बन सेंटर के आसपास प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए, जिससे कि जो पानी है उसको हम साफ करके बाहर निकालें, सो दैट कि जो हमारे लेक्स एंड पॉन्ड्स है ये भी साफ रहे, इनमें ज्यादा जो है टॉक्सिसिटी है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज्यादा इसमें ना जाएं। और क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज नहीं होंगे, तो फर्टिलाइजर्स लेक्स में नहीं जाएंगे, तो उससे क्या है, अनवांटेड प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज ला सकती है, कोई ऐसी पॉलिसीज लाए जिससे इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन से रिलेटेड पॉलिसीज हो, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के रिलेटेड पॉलिसीज हो। इसके अलावा लोगों को अवेयर करवाया जा सकता है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स गवर्नमेंट स्टार्ट कर सकती है, जिससे लोगों को बताया जाए कि कैसे हम अपने जो वाटर बॉडीज है उनको साफ रख सकते हैं, कैसे उनको क्लीन रख सकते हैं, राइट। इसके अलावा गवर्नमेंट तो लॉज, रेगुलेशंस, रूल्स लेकर आ सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को फॉलो करने की जरूरत है, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, सो दैट कि हम अपने वाटर बॉडीज को साफ रख सकें, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स के बारे में। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।